हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इन द लेट 1980, यानी कि 1980 के अंत में क्या हुआ था, उसके लास्ट में क्या हुआ था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या हुआ था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू, यानी कि ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो ज़्यादा हो चुका था उसके रेवेन्यू से। यानी कि टैक्स वैक्स जो थे ना वो कम आ रहे थे, लेकिन इसका जो खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। खर्चा गवर्नमेंट का किस में आता है? गवर्नमेंट स्कूल को चलाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चलाने में, डिफेंस को चलाने में, है ना, अलग अलग चीज़ों को चलाने में इनके पास खर्चा आता है। लेकिन ये एक ऐसा दौर था 1980 के बाद जहाँ पे कि खर्चा ज़्यादा हो चुका था एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, यानी कि इनके पास पैसा बहुत ही कम आ रहा था टैक्स के रूप में, लेकिन इसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था? जब खर्चा बढ़ गया तो कहाँ से पूरा होगा, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जब खर्चा ज़्यादा हो गया था तो प्राइसेस ऑफ मैनी इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। तो अब चूँकि पैसा उनके पास क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और सर्विस तो देना है, तो पैसा तो चाहिए ना, चाहिए। देखिए, जैसे ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि यदि उनके पास इसका खर्चा बढ़ गया है लेकिन पैसा इनके पास है नहीं, तो क्या ये लोगों को सर्विस देना बंद कर देगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब इनके पास ज़रूरत है किस चीज़ का? पैसे का ज़रूरत है। तो ये पैसा कहाँ से लेगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के प्राइस को बढ़ाकर, यानी कि उसके ऊपर टैक्स ये ज़्यादा लेना चाहेगा अब। जैसे मान लीजिए यदि बिस्किट के ऊपर 50 पैसा टैक्स लिया जाता होगा तो अब ये 1 रुपये कर देगा, यानी कि सामानों के दाम को ये बढ़ा देगा। और जैसे ही सामानों के दाम बढ़ेंगे वैसे ही इनका टैक्स भी अपने आप ज़्यादा बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा तो इनके पास जो रेवेन्यू था जो कम था वो अपने आप भी बढ़ेगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब ये क्या कर रहा था? चूँकि रेवेन्यू पूरा ख़त्म हो चुका है, रेवेन्यू को इनको भरना है, तो पहले तो इन्होंने टैक्स बढ़ा देगा, यानी कि प्राइस जो है गुड्स का उसको बढ़ा देगा। ये प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? टैक्स बढ़ाने का, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है मतलब क्या? टैक्स बढ़ रहा है उसके ऊपर। अब क्या था? इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे हो रहा था इम्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा था, इम्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि बाहरी कंट्री को बोला जा रहा था कि आप इंडिया में आके अपने सामानों को बेच सकते हैं। इनका मकसद यहाँ पे ये था कि जब वो लोग यहाँ पे बेचने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और जब टैक्स लगाएंगे तो टैक्स आएगा, और जब टैक्स आएगा तो हमारा जो रेवेन्यू है वो अपने आप जनरेट होगा। तो जो पहले कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, अब ये कंपटीशन को बढ़ावा देना चाह रहा है, क्योंकि उससे टैक्स आने वाला है, उसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइंड टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, यानी कि जो हमारे पास डॉलर का जो कलेक्शन था वो इतना ज़्यादा घट गया था, यानी कि डॉलर जो हमारे पास था उसका संख्या इतना घट गया था कि 2 हफ्ते से सप्ताह से ज़्यादा वो नहीं चल सकता था, ज़्यादा वो नहीं चल सकता था। यानी कि डॉलर का जो जो हम जैसे मान लीजिए हमारे पास डॉलर 1000 ही है ना, 1000 नोट है डॉलर का, तो वो बहुत ही कम है। वो इतना कम था कि वो 2 हफ्ते तक ही चल सकता था, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता था, है ना। 2 हफ्ते ही वो चल सकता था, यानी कि 2 सप्ताह तक आप खरीद बिक्री या फिर कोई चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, लेन देन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो 1980 एक ऐसा हमारा समय था जिस समय की पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू गवर्नमेंट का घट चुका था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लैंड टू इंडिया। कोई कंट्री इंडिया को उस समय पे लोन नहीं देना चाहता था, है ना, कोई भी देने में इच्छुक नहीं था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब इस ऐसा सिचुएशन आया था तो इंडिया का मदद कोई करने वाला नहीं था 1980 के आसपास। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, पॉपुलरली नॉन एज वर्ल्ड बैंक, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। अब चूंकि यहाँ पे एक क्राइसिस का सिस्टम क्रिएट हो चुका था, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो चुका था गवर्नमेंट का, यानी कि खर्चा ज़्यादा था, रेवेन्यू कम था,
बहुत तरीके को वो उन्होंने अपना के देख लिया, है ना। टैक्स भी बढ़ा के देख लिया, यानी कि जो सामान थे उसके प्राइस को भी बढ़ा के उन्होंने देख लिया। यहाँ पे जो उन्होंने बैन करके रखा था इम्पोर्टेड, यहाँ पे जो उन्होंने बैन करके रखा था कि यहाँ पे आप अपने सामानों को आके नहीं बेच सकते बाहर कंट्री वाले, उनको आने के लिए परमिशन दिया ताकि उनसे टैक्स मिल पाए। फिर भी इतना से नहीं हो पाया तो इंडिया को हाथ फैलाना पड़ा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिसको हम लोग आज नाम से जानते हैं वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाना पड़ा कि भाई हमको लोन दो, और मॉनेटरी फंड के पास भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भी अपना हाथ फैलाना पड़ा। तो ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने इंडिया को $7 बिलियन दिया लोन, ताकि आप अपने कंट्री में जो क्राइसिस चल रहा है उसको आप रोक पाएँ। लोन दिया था हम लोगों को, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हमारे टॉपिक का नाम था इन द लेट 1980। तो 1980 में आप कह सकते हैं कि इंडिया में क्राइसिस आया था, यानी कि बहुत ही गंदा स्थिति यहाँ पे बन चुका था। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था। अब जब पैसा है ही नहीं तो क्या कंट्री चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना। कंट्री चल ही नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोगों को लोन लेना पड़ा था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, यानी कि NEP के बारे में। क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।